Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. Now we discuss this theorem integration by the use of path. हमें क्यों ज़रूरत पड़ी path use करने की? Why we need to use the path for integration. Sometimes function is not analytic. If the function is analytic, then we use the previous theorem. मीन्स अगर फंक्शन एनालिटिक है तो प्रीवियस थ्योरम यूज़ कर लेंगे, फंक्शन एनालिटिक है तो प्रीवियस थ्योरम यूज़ करेंगे। और प्रीवियस थ्योरम इस तरह से यूज़ करेंगे कि उसमें डोमेन जो है वो सिंपली कनेक्टेड हो। रिमेंबर दिस पॉइंट, वो जो पहले थ्योरम पढ़ा है उसमें अगर फंक्शन एनालिटिक है और डोमेन सिंपली कनेक्टेड है, देन यू कैन डायरेक्टली evaluate that integral. But if the domain is not simply connected and function is analytic, you cannot solve that integral with the help of that method. Or if the domain is simply connected but function is not analytic, then you can not use that method. Then we use this method by using path. In this theorem, we say that let C be the piecewise smooth path along which you want to find the integration of some function. Represented by that path by Z is equal to Z of T and T is A to B. मतलब कोई पाथ है उसको पैरामीट्रिक इक्वेंस में रिप्रेजेंट कर देते हैं, और पैरामीट्रिक इक्वेंस में फिर जब चेंज हो जाएगा किसी और वेरिएबल में तो उसकी लिमिट अगर ये हो, देन फंक्शन कैन बी रिटर्न एज, देन द इंटीग्रेशन ऑफ दैट फंक्शन कैन बी इवेल्युएटेड एज. हमने प्रूफ करना है कि इंटीग्रल अगर किसी पाथ के अलोंग हो किसी भी फंक्शन का तो इस तरह इसकी पैरामीट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऐसे लिख सकते हैं. नो वी नो डैट. और बात यह कि फंक्शन अगर नॉन एनालिटिक है तब, और अगर फंक्शन एनालिटिक है तब भी इससे कर सकते हैं. ये दोनों के लिए वैलिड है. बाय पाथ मेथड बाय व्हेन यू वांट टू सॉल्व द integration of some function with the help of path, you can solve the function which is analytic or which is non analytic. दोनों के लिए ये यूज हो जाएगा. ठीक है. So function is always equal to u plus iota v, and u is the function of xy, and now again x is the function of t because we write the parametric representations, and z is the function of xy, x is the function of t, y is the function of t. Now z dot is equal to this one. So and u of x of t, y of t can be written as u of x y को u भी लिख सकते हैं, v of x y को v भी, मतलब कहीं सिंपल u v है तो इसका मतलब यही है. सो f of g t is equal to u plus iota v. Now right here you know that अब मैंने ये साइड लेनी है और प्रूव करना है कि ये साइड इसके इक्वल है. ये साइड मैंने ले ली, और एफ ऑफ जी टी क्या है, यू प्लस योटा वी. जी डॉट टी क्या है, जो मैंने ऊपर लिखा है एक्स डॉट टी प्लस योटा वाई डॉट टी, और इसको आप एक्स डॉट प्लस योटा वाई डॉट भी लिख सकते हैं सिंपल फॉर्म में. ठीक है, वो मैंने लिख दिया इज इक्वल टू डी टी. अब एक्स डॉट का मतलब है डी एक्स बाई डी टी, वाई डॉट का मतलब है डी वाई बाई डी टी, और डी टी उधर का आके कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा. इसको सिंप्लीफाई करें तो ये टर्म. मैंने आपको एग्जिस्टेंस ऑफ द इंटीग्रल लाइन इंटीग्रल में बताया था कि उसको करने की जरूरत नहीं है. ये पॉइंट याद रखें, ये एक्सप्रेशन उसमें डेवलप होता है. इस एक्सप्रेशन को मैंने कहा था कि हमेशा इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ जी डी जी लिख सकते हैं. मैंने अभी एक बात बताई, इस थ्योरम को आपने करना है, मैंने प्रूव करवाया है, ये एग्जाम में आ सकता है, इसको आपने करना है. अब देखें ये आपका प्रूव हो गया क्या फंक्शन को पैरामीट्रिक फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं बाय द यूज़ ऑफ पाथ. मैंने आपसे कहा कि ये जो थ्योरम है ये दोनों के लिए जो यूज़ होता है, एनालिटिक और नॉन एनालिटिक दोनों फंक्शंस के लिए, जबकि जो फर्स्ट थ्योरम था वो सिर्फ एनालिटिक फंक्शंस के लिए यूज़ होता है और सिंपली कनेक्टेड डोमेन होनी चाहिए. ये नोट में यही लिखा हुआ है. ठीक है. Now we solve the example number 5, integral of 1 over z around the unit circle. उसने कहा है कि पाथ यूनिट सर्कल है. यूनिट सर्कल क्या होता है, ये होता है सी, ये यूनिट सर्कल हमेशा ऐसे लिखते हैं. सर्कल के लॉन्ग 1 over z की इंटीग्रेशन करो. यूनिट सर्कल के अंदर जीरो होता है, जीरो तो उसका सेंटर होता है, मीन्स ये फंक्शन एनालिटिक नहीं है. यहाँ आप पहला थ्योरम नहीं लगा सकते, इस थ्योरम से करेंगे. इस थ्योरम के मुताबिक पहले एफ ऑफ जी क्या है, यहाँ पे एफ ऑफ जी जो है वो 1 over z है. ठीक है, तो एफ ऑफ जी जो है वो 1 over z है सबसे पहले, और जी क्या होता है. और आप एक बात और इसमें देखें, मैं आपको इसमें एक चीज़ और बताती हूँ. ये पॉइंट देखें, आपको मालूम है पोलर फॉर्म में जी इज इक्वल टू ई रेज़ टू पावर आयोटा थीटा या जी इज इक्वल टू आर ई रेज़ टू पावर आयोटा थीटा लिखते हैं. जब मॉडुलस लेते हैं तो ई रेज़ टू पावर आयोटा थीटा तो होता है कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा. जब उसको मॉडुलस लेंगे तो 1 आ जाएगा. ठीक है, इसका मॉडुलस लेंगे तो आर आ जाएगा. अगर इसका मॉडुलस ये आता है तो ये इस चीज़ को ये लिख सकते हैं. मीन्स कभी भी जी मॉडुलस इज इक्वल टू समथिंग लिखा हो तो जी इज इक्वल टू 1 ई रेज़ टू पावर आयोटा टी. जी मॉडुलस आर लिखा हो तो जी इज इक्वल टू आर ई रेज़ टू पावर आयोटा टी. ये पॉइंट आपने याद रखना है. अब देखें यहाँ पे एफ ऑफ जी 1 over z है, ये याद रखिएगा. अब जी यहाँ पे क्या आएगा, अगर जी मॉडुलस 1 है तो जी आएगा ई रेज़ टू पावर आयोटा टी या आयोटा थीटा. ये मैंने लिख दिया.
ठीक है। और सर्कल की लिमिट होती है 0 से 2 पाई, वो पूरा राउंड सर्कल जो है वो 0 से 2 पाई होता है। अब जी ऑफ टी क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस ई रेज़ टू पावर योटा टी इज इक्वल टू कॉस ऑफ टी प्लस योटा साइन ऑफ टी। जी डॉट की जरूरत पड़नी है उस फॉर्मूले में, वो भी फाइंड कर लें। जी डॉट ऑफ टी जो है वो आपने फाइंड कर लिया, वो आपके पास ये आ रहा है, ठीक है। इधर योटा स्क्वायर क्यों लिखा, माइनस को लिख सकते हैं योटा स्क्वायर, सो यू कैन राइट इट एज, वैसे वो भी रहने दे सकते हैं। तो आपके पास सिंपल ये इस फॉर्म में आ गया, मैंने योटा की फॉर्म में लिखने की कोशिश की तो मैंने लिख दिया। अब एफ ऑफ जी क्या है, वो तो 1/z है, उसकी भी वैल्यू निकाल दें। 1/z उसने डायरेक्ट निकाल ली है, 1/z, जी की वैल्यू ई रेज़ टू पावर योटा टी वो लगा दी, उसकी वैल्यू के साथ होता है जी डॉट टी। लेकिन यहाँ इस स्टेप से, इसे करने से पहले फॉर्मूला लिखना चाहिए। वो फॉर्मूला क्या है, ये फॉर्मूला मतलब इंटीग्रल सी एफ ऑफ जी डी ऑफ जी ये इसके इक्वल होता है। जब ये इसके इक्वल होता है तो आप इंटीग्रल इधर 1/z लिखते हैं, डी ऑफ जी और 1/z यहाँ जब लिखेंगे तो उसकी वैल्यू लगाएंगे, जो जी की वैल्यू ई रेज़ टू पावर योटा टी होती है, और जी डॉट आपने अभी कैलकुलेट किया है वो लगा देंगे। ये देखें उसने वही किया है, फॉर्मूला आपने यहाँ लिख के करना है, फिर ज़्यादा ईजी होगा। ये ई रेज़ टू पावर योटा टी और इससे कट गया, इस फॉर्म में लिखने का फ़ायदा हो गया। नहीं भी लिखेंगे आप सिंप्लीफाई करेंगे वही आना है, ये कट गया, आंसर आ गया एओटा। तो अब इसकी इंटीग्रेशन करें, 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है, बाय पाथ कर रहे हैं अब, वो होती है टी, अपर लोअर लिमिट लगाएं तो आंसर आएगा 2 पाई एओटा। मीन्स कि यहाँ आपने क्या किया कि पाथ यूज़ किया, पैरामीट्रिक इक्वेंस यूज़, रिप्रेजेंटेशन यूज़ की, ठीक है। अब दो बातें याद रखें, पहले थ्योरम में फंक्शन इज एनालिटिक इन अ सिंपली कनेक्टेड डोमेन, देन यू कैन इंटीग्रेट डायरेक्टली। जैसे इसको डायरेक्ट इंटीग्रेट करना तो log ऑफ जी आ जाएगा, लेकिन यहाँ सिंपली कनेक्टेड नहीं है। आप ये कह सकते हैं कि अगर मैं उस डोमेन में से वो मतलब डोमेन, ये फंक्शन एनालिटिक नहीं है इसलिए मैंने नहीं यूज़ किया वो मेथड। अब आपके जहन में आए कि अगर उस सर्कल में से मैं ज़ीरो निकाल दूँ, जैसे एक एग्जाम्पल में मैंने कहा हुआ तो दिया हुआ था, वो हमने निकाला नहीं था, लेकिन अगर हम निकाल दें तो वो निकालने के बाद तो बाकी जगह पे फंक्शन एनालिटिक होगा, फिर डायरेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो जब हम फंक्शन बाकी जगह पे एनालिटिक होगा, जैसे ये है, इसमें मैंने ये ज़ीरो निकाला, मैंने इतना सा सर्कल ड्रॉ करके, तो यहाँ फंक्शन एनालिटिक होगा ना, ज़ीरो निकालेंगे तो ज़ीरो को यहाँ पर कैसे भी निकाल सकते हैं, इतना सर्कल भी बना सकते हैं। तो मुझे बताओ ये सिंपली कनेक्टेड है तो डबली कनेक्टेड है, इसलिए ये तो वैलिड ना हुआ, ज़ीरो निकालने से भी काम हल ना हुआ। ज़ीरो निकालने से फंक्शन तो एनालिटिक हो गया लेकिन डोमेन सिंपली कनेक्टेड नहीं रही, इसलिए पहला थ्योरम नहीं लगेगा, इसको बाय पाथ ही करना पड़ेगा। ये जो नोट है इसमें मैंने यही चीज़ एक्सप्लेन की हुई है, ये जो मैंने आपको ऊपर बताई है, ठीक है। इसके बाद एक एग्जाम्पल है जो मैं शो कराऊंगी आपको कि अगर एक फंक्शन एनालिटिक है तो फिर वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता, और अगर एक फंक्शन एनालिटिक नहीं है तो वो पाथ पे डिपेंड करता है। रिमेंबर दिस पॉइंट आल्सो, राइट। नाउ इन दिस एग्जांपल वी वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रल, ठीक है। मैंने इस इंटीग्रल की वैल्यू फाइंड करनी है। एक चीज़ और बेटा समझ लें आगे जाने से पहले कि पहले जो एग्जांपल्स किए हैं उसमें फंक्शन एनालिटिक होता था गिवन डोमेन में, और डोमेन सिंपली कनेक्टेड हो। सिंपली कनेक्टेड ज़रूरी नहीं क्लोज्ड ही हो, सिंपली कनेक्टेड, ये भी सिंपली कनेक्टेड है, ये भी सिंपली कनेक्टेड है, ये भी सिंपली कनेक्टेड है, ये भी सिंपली कनेक्टेड, जिसमें इंटरसेक्शन ना हो, ठीक है। ये भी सिंपली कनेक्टेड है लेकिन वो डबली कनेक्टेड है, ये जो है, राइट। इस एग्जांपल में 1/z² में आपने पहले c के अलोंग इसको इंटीग्रेट करना है। c है ओ बी फ्रॉम z 0 से यहाँ तक, मतलब इस पाथ के अलोंग ओ बी, आप इस डायरेक्शन को ना देखें, आपने o से b करना है। इस पाथ के अलोंग कहता है पहले इंटीग्रेट करो, फिर कहता है ओ ए के अलोंग करो, फिर कहता है ए बी के अलोंग इस पाथ को इंटीग्रेट करो, फिर कहता है सारे के अलोंग भी करो, मतलब सब के क्लोज पाथ के अलोंग भी करके दिखाओ कि क्या आंसर आता है। अब देखो जब मैंने करना है ना सी के अलोंग मतलब ओ बी के अलोंग, एक बात याद रखना, जब लाइन होती है ना इस तरह या इस तरह पैरेलल टू एक्स एक्सिस या पैरेलल टू वाई एक्सिस या एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस, तो उसके इक्वेशन निकालना इजी होती है। अगर कोई स्लैंडिंग लाइन हो तो उसको निकालने के लिए 2 पॉइंट फॉर्म यूज़ करते हैं। तो मैंने क्योंकि इस पाथ को यूज़ करना है तो पहले मैं इसकी इक्वेशन निकाल लूँगी। उसके लिए मैंने द इक्वेशन ऑफ द लाइन ओ बी इज़, ये पॉइंट है 2 + होता तो उसको हम लिख सकते हैं 2 और 1 कम्प्लेक्स नंबर में, ठीक है। पॉइंट के लिए 0 0, तो इसको x1 y1 कह दो, इसको x2 y2 कह दो, तो मैं पैरामीट्रिक फॉर्म में जब इसको मैं 2 पॉइंट फॉर्म लगाऊंगी तो y = 1/2x। इसकी पैरामीट्रिक निकालने के लिए x को t ले लो तो y 1/2t आ जाएगा। अब यहाँ x t है, y 1/2t है, तो z क्या आ जाएगा x + योटा y, ये लगा दिया। अब t की लिमिट क्या होगी, t x के इक्वल है, y के इक्वल नहीं है, y के तो वो 2 × y है,
एक्स के इक्वल है, जो एक्स की लिमिट है वही टी की लिमिट है। एक्स की लिमिट देख लें, इसमें 0 से 2 है तो मैंने वही लिखी हुई है, ठीक है। टी की लिमिट भी वही होगी, ये लगा दी। जी डॉट लगा दो। अब जी स्क्वायर को आपने इंटीग्रेट करना था। जी स्क्वायर क्या है, जी कहाँ निकला है, ये निकला है, इसका स्क्वायर ले लो। 1/2 का स्क्वायर 4, इसका स्क्वायर और फिर टी का स्क्वायर, राइट। फिर इसके बाद जी डॉट लगा लो और डी टी लगा दो। कॉन्स्टेंट सारे आउटसाइड ले जाओ और फिर इंटीग्रेशन करो तो आंसर ये आता है। आपने पहले पाथ के लॉन्ग कर लिया, ठीक है। अलोंग पाथ ओ इज़ वेरी सिंपल। मैंने तो 2 पॉइंट फॉर्म लगाई है, लेकिन आप वैसे भी कर सकते हैं। ओ ए जो है इसमें देखें y 0 है और x वेरी कर रहा है। x कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, 0 से 2 तक। तो आप x को t ले लें, वो वेरी कर रहा है। y यहाँ पे 0 है तो y को 0 ले लो, यही इसमें निकलता है। अब x t है, t जो x की वैल्यूज़ हैं वही t की वैल्यूज़ होंगी। तो z आपके पास x प्लस योटा y ये t आ जाएगा। z डॉट 1 आ जाएगा, उसमें पुट कर दें, z स्क्वायर की वैल्यू लगाएं और z डॉट की 1 लगाएं। यहाँ 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, आंसर आ जाएगा 8/3। अब हम आगे देखते हैं। अब आपने ए बी के लॉन्ग लेना। अब इसमें देखो, इसमें क्या फिक्स है, इसमें y फिक्स है, नो इसमें y वेरी कर रहा है और x फिक्स है। x क्या है, 2 है। x फिक्स है इसकी हर लाइन पे और y क्या है, y वेरी कर रहा है 0 से 1। तो y को t ले लो, x को 2 ले लो, तो इससे भी आप निकाल लोगे इसकी पैरामीट्रिक इक्वेशन। मैंने इसको 2 पॉइंट फॉर्म से ही किया है, 2 पॉइंट फॉर्म से भी कर सकते हैं। तो यहाँ से x2 आता है तो y t आता है, ठीक है। तो जब मैंने जी लगा दिया 2 प्लस योटा टी, तो जी डॉट आ जाएगा ये, इसमें पुट कर देंगे तो आंसर ये आ गया, ठीक है। अब लॉन्ग द सिंपल क्लोज बात, उसने कहा ओ ए बी बी ओ, हमने ओ भी निकाला हुआ है, हमने बी ओ नहीं निकाला। तो हम क्या करेंगे, ओ ए बी की वैल्यू लगाएंगे, ए बी की वैल्यू निकालेंगे और फिर बी ओ की वैल्यू माइनस के साथ लगा देंगे, क्योंकि माइनस हमने ओ भी निकाला है, बी ओ नहीं निकाला। तो बी ओ के लिए उसी के आंसर को माइनस कर देंगे। जब माइनस में आंसर लगाएंगे, सारी वैल्यूज़ लगाने के बाद ये आंसर 0 आ जाएगा। यहाँ एक पॉइंट समझें, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि अगर फंक्शन एनालिटिक है और जिसके लॉन्ग इंटीग्रेशन फाइंड कर रहे हैं वो क्लोज्ड है, तो आंसर हमेशा 0 आएगा, ये याद रखो। और आंसर जो है ना, इसके लॉन्ग भी देखो, ये हमेशा याद रखेगा कि आंसर 0 आता है और ये आंसर पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा, ठीक है।